हेलो एवरीवन, एक्स्ट्रा नॉलेज में आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन पे। ठीक है, तो ये आप यूपी ट्रिपल एससी का पैट का सिलेबस देख लीजिएगा। उसमें भारत छोड़ो आंदोलन और उसी के आगे सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज दिया हुआ है। तो आज हम भारत छोड़ो आंदोलन पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट जो वीडियो डालेंगे वो सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज के बारे में रहेगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन को पढ़ने से पहले जानेंगे कि क्रिप्स प्रस्ताव क्या होता है। क्योंकि क्रिप्स प्रस्ताव की असफलता, जापानी आक्रमणों के बढ़ते हुए खतरे और कीमतों में उस समय हो रही वृद्धि के कारण वहाँ की जो भारतीय जनता थी यहाँ की, वो काफ़ी असंतोष उसमें व्याप्त हो गया था। इसी कारण आगे चल के भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ। तो इसको हम जानते हैं कि कैसे भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ और इसकी क्या इस आंदोलन की प्रगति रही। तो इन सबको जानने से पहले हम पढ़ते हैं कि क्रिप्स प्रस्ताव क्या होता है। तो देखिए, क्रिप्स प्रस्ताव 1942 और भारत छोड़ो आंदोलन भी 1942 है। तो पहले हम क्रिप्स प्रस्ताव को पढ़ते हैं। तो देखिए, उस समय द्वितीय विश्व युद्ध तो चल ही रहा था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध में उस समय भयानक मोड़ आया था, जब पश्चिमी और पूर्वी यूरोप के अधिकांश भाग, जो कि पोलैंड, बेल्जियम, हॉलैंड, नॉर्वे और फ्रांस पर अधिकार कर लेने के बाद जर्मनी ने 22 जून 1941 को सोवियत संघ पर हमला बोल दिया। ठीक है, तो जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो उसी समय जर्मनी ने कई देशों पे तो अधिकार कर लिया, जैसे पोलैंड हो गया, बेल्जियम, हॉलैंड, नॉर्वे, फ्रांस, इन सब पे तो अधिकार कर लिया था। बाद में इसने 22 जून 1941 को सोवियत संघ पे भी हमला बोल दिया। और उसी दौरान 7 दिसंबर को जापान ने पर्ल हार्बर में एक अमेरिकी समुद्री बेड़े पर आकस्मिक हमला किया। ठीक है, और जर्मनी और इटली की ओर से युद्ध में शामिल हो गया। तो जापान ने भी, जब उधर जर्मनी ने सोवियत संघ पे हमला बोला 22 जून 1941 को, तो 7 दिसंबर को जापान ने भी अमेरिका के पर्ल हार्बर पे एक समुद्री बेड़े पे आकस्मिक हमला किया। और ये जो जापान था वो जर्मनी और इटली की ओर से युद्ध में शामिल हो गया। उसने फिलीपींस, हिंद, चीन, इंडोनेशिया, मलाया और बर्मा पे भी अधिकार कर लिया। फिर मार्च 1942 में जापान द्वारा रंगून पर अधिकार कर लिया गया। और रंगून, जो कि म्यांमार है ना, तो ये भारत की सीमा के पास पहुंच गया था। अब जब भारत की सीमा के पास जापान पहुंच गया युद्ध करते हुए, उस पर अधिकार कर लिया, तो जाहिर सी बात है कि भारत पे भी हमला हो सकता था। तो ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार ने युद्ध के लिए भारतीयों की आवश्यकता उन्हें महसूस हुई। तो जब उन्हें भारतीयों की आवश्यकता महसूस हुई, तो उसी समय अमेरिका के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने अपने मंत्रिमंडल के एक सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत में भेजने का निर्णय लिया। कैसे शामिल किया जाए युद्ध के लिए, तो इसके लिए स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत में भेजने का निर्णय लिया। तो जब स्टैफोर्ड क्रिप्स भारत में आए, तो उसके बारे में जानते हैं। जब ये स्टैफोर्ड क्रिप्स 22 मार्च 1942 को भारत पहुंचे और भारतीय नेताओं से इन्होंने लंबी बातचीत की और एक प्रस्ताव पेश किया, और इसमें कुछ सुझाव इन्होंने दिए। इसमें पहला इन्होंने सुझाव दिया कि युद्ध के बाद, कि अगर आप लोग युद्ध में शामिल हो जाते हैं, हमारी आप सहायता करते हैं, तो युद्ध के बाद एक ऐसे भारतीय संघ का निर्माण का प्रयत्न किया जाएगा जिसका स्तर अधिराज्य होगा। तो इन्होंने एक तो भारतीय संघ के निर्माण की बात कही। दूसरा, इन्होंने कहा कि युद्ध के तत्काल बाद एक संविधान निर्वाती सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें ब्रिटिश भारत और देसी रजवाड़ों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ठीक है, तो इन्होंने ये बात कही कि युद्ध के बाद एक संविधान निर्माती सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें ब्रिटिश भारत, देसी रजवाड़े के प्रतिनिधि शामिल होंगे, और जिसमें कुछ सदस्यों को प्रांतीय विधायकों द्वारा और कुछ को शासकों द्वारा मनोनीत किया जाएगा। और तीसरा इन्होंने सुझाव दिया था कि संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को सरकार 2 शर्तों पर लागू कर सकेगी। एक ये कि भारत का कोई भी प्रांत यदि नए संविधान से सहमत नहीं है, तो वर्तमान में जो संवैधानिक स्थितियां चल रही हैं वो उसी को लागू कर सकता है या उसी पर अधिकार बना सकता है। और दूसरा, इन्होंने कहा था कि प्रत्येक देशी रियासत इस संविधान का अनुपालन करेंगे या इसे अस्वीकार करेंगे, इसके लिए वो देशी रियासतें स्वतंत्र होंगी। तो ये इन्होंने संविधान सभा द्वारा जो निर्मित संविधान होगा उसके आधार पर 2 शर्तें क्रिप्स ने पेश किया। और चौथा, उन्होंने सुझाव दिया कि नए भारतीय संविधान के निर्माण होने तक के भारत की रक्षा का उत्तरदायित्व तो ब्रिटिश सरकार का होगा। तो जब तक भारत में नए संविधान का निर्माण नहीं हो जाता है, तो इस पे भारत की रक्षा का दायित्व किसका होगा, तो ब्रिटिश सरकार का होगा। ये सब सुझाव दिए किसने, स्टैफोर्ड क्रिप्स ने। ठीक है, ये सारे सुझाव दिए।
अब जब ये सारे सुझाव दिए गए तो इसका कुछ ना कुछ परिणाम निकलेगा। तो देखिए, क्रिप्स प्रस्ताव के प्रति राजनीतिक प्रक्रिया क्या हुई। जब राजनेताओं से उन्होंने लंबी वार्ता की और अपने प्रस्ताव को रखा, तो अब उनकी प्रतिक्रिया क्या हुई इसको जानते हैं। तो देखिए, जब उन्होंने सब अपनी बातों को रख दिया तो कांग्रेस व मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, दोनों ने कहा कि हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। और उसके अलावा उन्होंने बोला 11 अप्रैल 1942 को कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक ने क्रिप्स प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए कहा कि केवल भविष्य के वायदों से संतुष्टि नहीं मिलेगी, हमें तो वास्तविक स्वतंत्रता से ही संतुष्टि मिलेगी। तो जब क्रिप्स ने अपने सुझाव रखे तो इसे कांग्रेस ने भी और मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया और कहा कि केवल भविष्य के वायदों से संतुष्टि नहीं मिलेगी, हमें तो वास्तविक स्वतंत्रता से ही संतुष्टि मिलेगी। और क्रिप्स प्रस्ताव को इनकार करने का एक और रीज़न था कि इसकी जो भारत की प्रतिरक्षा ब्रिटेन का पूर्ण नियंत्रण में थी। तो जो भी इन्होंने रखा था उसमें ब्रिटेन का जरूर इन्होंने बताया था कि ब्रिटेन के नियंत्रण में हर चीज़ें होगा। तो ये भी एक कारण था कि इसे अस्वीकार करना क्रिप्स को प्रस्ताव को। और एस गोपाल ने क्रिप्स को मूलतः अनुरक्षणवादी, प्रतिक्रियाशील और सीमित प्रस्ताव की संज्ञा दी है। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि क्रिप्स प्रस्ताव को किसने अनुरक्षणवादी, प्रतिक्रियाशील और सीमित प्रस्ताव की संज्ञा दी है। तो एस गोपाल ने दी है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। वहीं गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को क्या कहा है, तिथिकीय चेक कहा है। और जवाहरलाल नेहरू ने इसी के आगे जोड़ा है कि ऐसा बैंक का जो टूट रहा है। ठीक है, कि ऐसा बैंक जो टूट रहा है। तिथिकीय चेक किसने कहा क्रिप्स प्रस्ताव को, गांधी जी ने। और इसके आगे जवाहरलाल नेहरू ने क्या जोड़ा कि ऐसे बैंक जो टूट रहा है, शब्द जोड़ा। वहीं मुस्लिम लीग ने इसे क्यों अस्वीकार किया, तो मुस्लिम लीग ने किस प्रस्ताव का अस्वीकार इसलिए किया क्योंकि संविधान निर्माती सभा में पृथक निर्वाचन मंडल का कहीं भी मान्यता नहीं दी गई। दूसरा आधार यह था कि उनका भारत विभाजन की जो मांग थी उसे भी स्वीकार नहीं किया गया था, इसलिए मुस्लिम लीग ने भी इसे अस्वीकार किया। तो अब जब क्रिप्स प्रस्ताव अस्वीकार हो गया तो उसके अस्वीकार के बाद ही भारत छोड़ो आंदोलन भी स्टार्ट हुआ। तो देखिए, यहाँ पे लिखा भी है कि क्रिप्स प्रस्तावों की असफलता और जापानी आक्रमण के बढ़ते हुए खतरे तथा युद्धकालीन परिस्थितियों, वस्तुओं की कीमत में हो रही वृद्धि आदि का कारण जो भारतीय जनता के अंदर असंतोष व्याप्त होने लगा। ठीक है, उस समय की जो स्थितियाँ थी उसके कारण क्या वहाँ की जो जनता थी, भारतीय जनता, उसमें असंतोष व्याप्त होने लगा। और गांधी जी ने इस बात का विश्वास हो गया था कि अंग्रेजों की भारत में उपस्थिति जापानियों को भारत पर आक्रमण का निमंत्रण दे रही है। तो जाहिर सी बात है, जब जापान ने रंगून पर अधिकार कर लिया तो जो कि भारत की सीमा से लगा हुआ था, तो इसी बात पे गांधी जी ने भी विश्वास हो गया था कि अगर अंग्रेज भारत पे जो कि हुकूमत किए हुए थे तो जापानी अब भारत पे भी आक्रमण करेंगे, उन्हें ये बात विश्वास हो गई थी। तो इसी कारण 5 जुलाई 1942 को गांधी जी ने हाइजन में भी लिखा है कि भारत को ईश्वर के हाथों में अथवा अराजकता के लिए छोड़ दो, और जब वास्तविक उत्तरदायित्व सिर पर पड़ेगा तो स्वयं वास्तविकता समझौता कर लेगी। तो ये चीज़ उन्होंने अपने हाइजन के लेख में लिखा था गांधी जी ने। जब उन्हें ये चीज़ ऐसा लगा कि जापानी अब भारत पर भी आक्रमण करेंगे तो उन्होंने ये चीज़ हाइजन में लिखा। और आंदोलन किस तरह आरंभ हुआ, अगर इसकी बात करें और किस रास्ते पे चलेगा, इस सब चीज़ों की बात करें तो 5 जुलाई 1942 को जब कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई, तब बैठक में गांधी जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू के बीच गतिरोध उत्पन्न हो गया। गांधी जी अतिशीघ्र आंदोलन शुरू करना चाहते थे। उन्होंने कहा, यदि संघर्ष का उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया तो मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ठीक है, तो 5 जुलाई 1942 को कांग्रेस की कार्यकारिणी एक बैठक हुई जिसमें गांधी जी ने कहा कि हम भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू करना चाहते हैं। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी के बीच में कुछ मतभेद उत्पन्न हो गया। उसी आधार पर गांधी जी काफ़ी जल्दी संघर्ष को शुरू करना चाहते थे। तो उन्होंने गुस्से में ये चीज़ कहा था कि मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, ये बात उन्होंने कही। इसके बाद 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्यकारिणी बैठक हुई जिसमें गांधी जी के संघर्ष के निर्णय की पुष्टि कर दी गई। ठीक है, वहाँ थोड़ा मतभेद उत्पन्न हुआ 5 जुलाई 1942 को जो कांग्रेस की कार्यकारिणी बैठक हुई,
लेकिन उसके बाद जब 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस की कार्यकारिणी बैठक हुई तो उस समय गांधी जी के संघर्ष के निर्णय की पुष्टि कर दी गई। कांग्रेस कार्य समिति की वर्धा बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसे सामान्यतः भारत छोड़ो प्रस्ताव कहा जाता है। तो कहाँ पे प्रस्ताव को पास किया गया था? तो वर्धा की कांग्रेस कार्यकारिणी बैठक में कब? 14 जुलाई 1942 को ये चीज़ पास किया गया था। अब कब शुरू हुआ था, अभी उसके भी बारे में बात करते हैं। तो देखिए, भारत छोड़ो प्रस्ताव को अगस्त प्रस्ताव भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आंदोलन की जो सार्वजनिक घोषणा है वो पूर्ण रूप से 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस पे मनाया गया था। ठीक है, अगर बात की जाए भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित किया गया था, तो वो किया गया था 14 जुलाई 1942 को। और इसकी सार्वजनिक घोषणा कब की गई थी? तो 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में की गई थी। ठीक है, इलाहाबाद में की गई थी, तो इसी कारण इसे अगस्त प्रस्ताव कहा गया। और इस अवसर पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम आग से खेलने जा रहे हैं, हम दुधारी तलवार का प्रयोग कर रहे हैं जिसकी चोट उल्टे हमारे ऊपर भी लग सकती है। तो इस आंदोलन को जब सार्वजनिक रूप से घोषणा किया तो इस अवसर पे जवाहरलाल नेहरू ने इस चीज़ों को बोला था। और 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पास कर कांग्रेसी नेताओं ने मीराबेन को वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो से मिलने के लिए भेजा था, लेकिन लॉर्ड लिनलिथगो ने जो मिलने से मना कर दिया गया था। अब जाहिर सी बात है, भारत छोड़ो प्रस्ताव जब पास हुआ तो अब कोई ना कोई जाएगा वायसराय के पास मिलने के लिए, तो किसे भेजा गया था? तो मीराबेन को भेजा गया था। ठीक है, मीराबेन को वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो से मिलने के लिए भेजा गया, लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने मना कर दिया था मिलने के लिए। ठीक है, उसके अलावा देखिए यहाँ पे लिखा भी प्रस्ताव का सुझाव समझाने के लिए दिल्ली भेजा गया था। किसको? मीराबेन को। किंतु वायसराय ने इनसे मिलने से इनकार कर दिया था। और 7 अगस्त 1942 को मौलाना अबुल कलाम की अध्यक्षता में बम्बई में ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक हुई जिसमें वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि की गई। तो वर्धा में जिस चीज़ को पारित किया गया था, जिस प्रस्ताव को भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव को, उसको कब? 7 अगस्त 1942 में। किसकी अध्यक्षता में? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में। उसमें वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि की गई और बम्बई कांग्रेस ने थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव को पास कर दिया गया। तो अगर डेट एग्जैक्ट पूछी जाए कि कब शुरू हुआ भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, अगर एग्जैक्ट डेट पूछी जाए कि कब शुरू हुआ भारत छोड़ो आंदोलन, तो 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था। ठीक, पारित देखिए, अब एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए, पारित कब किया गया था? तो 14 जुलाई को। ठीक है, 14 जुलाई को पारित किया गया। इसकी घोषणा कब की गई थी? तो 1 अगस्त 1942 को की गई। और इसे पूर्ण रूप से प्रस्ताव को पेश कब करके और संशोधन के बाद एकदम पूर्ण रूप से इसकी शुरुआत कब की गई? तो 8 अगस्त 1942 को। ठीक, इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। जब बम्बई में इस चीज़ को प्रस्ताव को पास कर दिया गया 8 अगस्त 1942 को, तो बम्बई के ऐतिहासिक सम्मेलन में भाषण देते हुए गांधी जी ने अपने संबोधन में कहा कि मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, करो या मरो, जिसका अर्थ है कि हम भारत को आज़ाद कराएंगे या इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे। जब पर गांधी जी ने भाषण देते हुए कहा था कि एक नारा दिया कि करो या मरो, मतलब भारत को या तो आज़ाद कराएंगे या अपनी जान खुद दे देंगे, ये चीज़ बोला। उसके अलावा गांधी जी ने अपने भाषण में कुछ वर्गों को निर्देशित किया, जैसे उन्होंने कहा कि कर्मचारी नौकरी ना छोड़े किंतु कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखें। उन्होंने जब भाषण दिया तो बोला कि आंदोलन के दौरान कि कर्मचारी जो भी कार्य कर रहे हैं वो नौकरी ना छोड़े किंतु कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखे। दूसरी बात उन्होंने कही, सैनिक अपनी देशवासियों पे गोली चलाने से इनकार कर दें। तीसरा उन्होंने कहा कि राजा महाराजा भारतीय जनता की प्रभुत्ता को स्वीकार करें और उनकी रियासत में रहने वाली जनता अपने को भारतीय राष्ट्र का अंग घोषित करे। और छात्र जो कि पढ़ाई तभी छोड़े जब स्वतंत्रता प्राप्त हो जाने तक अपने आप को इस निर्णय पर दृष्ट रख सकें, तभी छात्र अपनी पढ़ाई छोड़ें। तो जब इन्होंने गांधी जी ने जो बम्बई के ऐतिहासिक सम्मेलन में भाषण दिया तो उसमें कुछ चीज़ें बताई कि कर्मचारी अपनी नौकरी ना छोड़े लेकिन कांग्रेस के प्रति निष्ठा बनाए। दूसरा उन्होंने बोला कि सैनिक अपने देशवासियों पर गोली चलाने
से बिल्कुल मना कर दें। तीसरी उन्होंने बात की कि राजा महाराजा जो भारतीय जनता की प्रभुत्ता को स्वीकार कर ले और सभी लोग अपने आप को भारतीय राष्ट्र का अंग समझे। और चौथी बात कही कि कोई भी अगर छात्र अपनी पढ़ाई छोड़ना चाहता है वो तभी छोड़े जब वो स्वतंत्रता प्राप्त होने तक अपने निर्णय पर अडिग रह सके, तभी छोड़े, इस बात को कहा गया। और इसी संदर्भ में गांधी जी ने जो भी भाषण दिया और जो भी बातें कही, इसी संदर्भ में पट्टाभी सीतारामैया ने लिखा कि वास्तव में गांधी जी जो उस दिन थे वो अवतार और पैगंबर की प्रेरक शक्ति के रूप में होकर भाषण दे रहे थे, ये पट्टाभी सीतारामैया ने बोला। ठीक, तो अब ये स्टार्ट हो गया आपका भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ। और उसी जब बम्बई के ऐतिहासिक सम्मेलन में गांधी जी ने कुछ भाषण दिए, कुछ करो या मरो का नारा दिया। ठीक है, ये सब चीज़ें करने के बाद अब आंदोलन की प्रगति के बारे में जानते हैं कि आंदोलन की प्रगति प्रोसेस क्या हुई। तो 8 को तो शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। 9 अगस्त 1942 को आंदोलन शुरू होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के अंतर्गत गांधी जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सहित कांग्रेस के सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। तो जैसे ही आंदोलन शुरू हुआ वैसे ही सबको, गांधी जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और कई सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार करने के बाद गांधी जी और सरोजनी नायडू को कहाँ रखा गया? आगा खां पैलेस में रखा गया, तथा जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष, पट्टाभी सीतारामैया, डॉक्टर सैयद महमूद, आचार्य कृपलानी को अहमदनगर में कैद किया गया। गांधी जी और सरोजनी नायडू को कहाँ कैद किया गया? आगा खां पैलेस में। और जो जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत थे, प्रफुल्ल चंद्र घोष थे, पट्टाभी सीतारामैया थी, आचार्य कृपलानी, इन सबको कहाँ पे कैद किया गया? अहमदनगर में कैद किया। और राजेंद्र प्रसाद जो कि उस समय बम्बई नहीं आए थे, तो उन्हें पटना में ही गिरफ्तार कर लिया गया। और वो जब आंदोलन स्टार्ट हुआ तो कांग्रेस को उस समय असंवैधानिक घोषित कर सरकार ने इनकी संपत्ति जब्त कर ली और जुलूसों पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकार ने इस कृत्य से जनता आक्रोश व्याप्त हो गई। जब सरकार ने ये सब किया उस समय ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? कांग्रेसों को असंवैधानिक घोषित कर दिया और इसकी जितनी भी संपत्ति थी उसे जब्त कर लिया और उस समय जो भी जुलूस और प्रतिबंध हो रहे थे उस पर प्रतिबंध लगा दिया। और इस कारण जनता में क्या हुआ? आक्रोश व्याप्त हो गया। जनता ने स्वयं नेतृत्व संभाला और जुलूस निकाला और सभाएं की। देखिए उस समय नेतृत्व करने के लिए कोई नहीं, नायडू भी कैद कर दी गई थी, जो मेन थे वो सभी कैद कर दिए गए थे। फिर भी वहाँ जो जनता थी उसके अंदर इतना जोश था कि उसने खुद ही नेतृत्व को संभाला और जुलूस निकाला तथा सभाएं की। बिहार, उत्तर प्रदेश का विद्रोह का माहौल बन गया था। पूर्वी उत्तर प्रदेश, आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर, बिहार में गया और भागलपुर, ठीक है, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर, चंपारण जन विद्रोह के प्रमुख केंद्र बन गए थे। तो जो जनता ने जो नेतृत्व संभाला था, जुलूस और सभाएं की थी, उसका मेन जो था वो बिहार, उत्तर प्रदेश में माहौल बना हुआ था। तो बिहार, उत्तर प्रदेश में कई केंद्र बन गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन स्वतंत्र संग्राम का एक ऐसा पहला आंदोलन था जो नेत्रहीन होने के बाद भी उत्कर्ष पे था। तो ये हम समझा ही चुके थे कि सभी लोग, देखिए जैसे गांधी जी हो गए, सरोजनी नायडू ये आगा खां पैलेस में कैद थी और जवाहरलाल नेहरू और सभी लोग अहमदनगर में थे, राजेंद्र प्रसाद जो थे पटना में कैद थे। लेकिन फिर भी इस आंदोलन को एक नेतृत्वहीन होने के बावजूद भी एक उत्कर्ष मिल गया था। क्यों? क्योंकि जनता आगे बढ़ गई थी। और भारत छोड़ो आंदोलन का सर्वाधिक अगर प्रभाव देखा जाए कहाँ पड़ा, तो बंगाल, बिहार, बम्बई, उत्तर प्रदेश और मद्रास में रहा। बम्बई, अहमदाबाद एवं जमशेदपुर में मजदूरों ने संयुक्त रूप से विशाल हड़ताल किया। ब्रिटिश सरकार के बढ़ते हुए दमन चक्र के फलस्वरूप आंदोलन भूमिगत हो गया। ठीक है, तो गिरफ्तारी से जो भी नेता बचे थे, जैसे कि अच्युत पटवर्धन, अरुणा आसिफ अली, राम मनोहर लोहिया, सुचेता कृपलानी, छोटू भाई पुराणिक, बीजू पटनायक, आरपी गोयनका और जयप्रकाश नारायण, ये सब क्या है, ये गिरफ्तारी से बच गए थे। तो इन्होंने क्या किया? भूमिगत रहते हुए, मतलब अंडरग्राउंड रहते हुए इन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया। और 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग सेंट्रल जेल की दीवार फांदकर फरार हो गए और केंद्रीय संग्राम समिति बनाकर अंग्रेजों के सशस्त्र संग्राम का आह्वान किया तथा आज़ाद दस्ता का गठन कर जन क्रांति का कार्यक्रम पूरा करने की कोशिश की। तो आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया?
जयप्रकाश नारायण ने किया था। उसके अलावा जैसे व्यावसायिक वर्ग में भी कई लोग थे जो लोगों ने सहयोग किया था आंदोलन में। उसमें नाम आता है सुमित मोरारजी का। सुमित मोरारजी ने अच्युत पटवर्धन को नित्य एक नई कार की व्यवस्था की थी जिससे वे गिरफ्तार होने के लिए बच सके। बाद में ये सुमित मोरारजी ही कालांतर में देश के प्रमुख महिला उद्योगपति बनी। ठीक है, तो उस समय व्यावसायिक वर्ग में सुमित मोरारजी थी जो कि अच्युत पटवर्धन को डेली एक कार देती थी क्योंकि वो गिरफ्तारी से बच सके और अच्युत पटवर्धन अपने आंदोलन को जारी रख सके, तथा यही बाद में एक प्रमुख महिला उद्योगपति बनी। और उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, वीएम खांकर, ये भूमिगत कांग्रेस रेडियो का इन्होंने संचालन किया था तथा ये रेडियो स्टेशन जो था वो बम्बई और नासिक में स्थापित किया गया था। इसका कार्य कांग्रेस की सूचनाओं का प्रसारण करना होता था, जिसको उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया और वीएम खाकर ने संचालन किया था। इसका मेन काम था कि कांग्रेस की जो भी बातें हैं, जो भी सूचनाएं हैं, उसे प्रसारण किया जाए। इस प्रसारण को मद्रास द्वारा सुना गया। राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से कांग्रेस रेडियो पर बोलते थे। तो बोलता कौन थे? तो राम मनोहर लोहिया बोलते थे। आंदोलन के प्रति सरकार की दमनात्मक नीति के विरुद्ध गांधी जी ने आगा खां पैलेस में 10 फरवरी 1943 को 21 दिन का उपवास की घोषणा की। देखिए, 9 अगस्त 1942 को जैसे ही आंदोलन शुरू हुआ वैसे ही गांधी जी को क्या हुआ, आगा खां पैलेस में कैद कर दिया गया और 10 फरवरी को उन्होंने क्या किया, 21 दिन के उपवास की घोषणा की। ठीक है, अब गांधी जी ने जैसे ही उपवास की घोषणा की वैसे ही क्या हुआ, पूरे देश में आक्रोश बढ़ गया और हड़ताल व प्रदर्शन शुरू हो गए। उपवास के 13वें दिन गांधी जी की हालत इतनी बिगड़ी कि ब्रिटिश सरकार ने रिहा करने के बदले उनकी मृत्यु की वो प्रतीक्षा करने लगी, क्योंकि इतिहासकारों के अनुसार आगा खां महल में गांधी जी के अंतिम संस्कार के लिए भी चंदन की लकड़ी की भी व्यवस्था कर ली गई थी। ठीक है, तो उनकी 13वें दिन पे काफ़ी हालत बिगड़ गई थी और उन्हें जबकि रिहा नहीं किया गया था और सभी लोग सोच रहे थे कि इनकी मृत्यु हो जाएगी और उसके लिए आगा खां महल में चंदन की लकड़ी की भी व्यवस्था कर ली गई थी। कई इतिहासकारों का ऐसा मानना है। तो गांधी जी की रिहाई की मांग करते हुए वायसराय की कार्य परिषद के 3 सदस्य MSNE, NR सरकार और PH मोदी ने वायसराय की कार्यकारिणी की त्यागपत्र दे दिया। ठीक है, तो इनकी रिहाई की मांग करने के लिए इन तीनों ने अपना त्यागपत्र दिया और इसी संबंध में गांधी जी की रिहाई के विरोध में उस समय प्रधानमंत्री चर्चिल थे जो कि ब्रिटेन के। उन्होंने बोला, जब दुनिया में हम हर कहीं जीत रहे हैं तो ऐसे वक्त में हम एक कमबख्त बुढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमारा हमेशा दुश्मन रहा है। ये बात भी बोली थी। ठीक है, लेकिन गांधी जी ने 7 मार्च 1943 को सरकार को चकमा देते हुए गांधी जी ने अपना उपवास तोड़ दिया और उनके खराब स्वास्थ्य के कारण 9 मई 1943 को उन्हें रिहा कर दिया गया। ठीक है, और जब ये आंदोलन चल रहा था उसी समय कई समानांतर सरकारें भी बनी। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय देश में कई भागों में समानांतर सरकारों का गठन किया गया, जिसमें पहली समानांतर सरकार जो थी वो बलिया की चित्तू पांडे के नेतृत्व में की गई थी। तो पहली समानांतर सरकार कहाँ थी? बलिया में थी, चित्तू पांडे के नेतृत्व में गठित की गई थी। और चित्तू पांडे जो थे वो अपने आप को गांधीवादी कहते थे। ठीक है, ये देखिए लिखा है, अपने आप को गांधीवादी कहते थे। और बंगाल के मिदनापुर जिले के तामलुक नामक स्थान पर 17 दिसंबर 1942 को जातीय सरकार का गठन किया गया जो 1944 तक चली। और अगर बात की जाए कौन सी ऐसी समानांतर सरकार जो सर्वाधिक समय तक चलने वाली, देखिए लिखा भी है सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी, तो वो 17 की थी। ठीक है, यह सरकार 1945 तक चली, जिसका नेता कौन थे? YB चावड़ और नाना पाटिल थे। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो असफल रहा, स्वतंत्र नहीं हो सका, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम सुखदायी हुए। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो आंदोलन था ये स्वाधीनता के लिए एकदम अंतिम और महान प्रयास था। 1942 में आंदोलन की विशालता को देखते हुए अंग्रेजों ने यह विश्वास हो गया था कि उन्होंने भारत पे शासन का वैध अधिकार खो दिया है। ठीक है, तो ये आंदोलन सफल तो नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं आगे के लिए इसने रास्ता बना दिया था और तभी इसे एक भारत के लिए अंतिम महान प्रयास भी कहा गया। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।